कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन बाई सेल्ड होता है। आज हम देखेंगे कि 40% एंजियोस्पर्म के केस में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्राई सेल्ड होते हैं। ट्राई सेल का मतलब एक वेजिटेटिव सेल होगा, दो मेल गैमेट होंगे। तो ये क्या होता है, आज हम इसी को देखेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 40% एंजियोस्पर्म 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है ये पॉलन ग्रेन ट्राई सेल्ड स्टेज में होता है। ट्राई सेल्ड का मतलब 3 सेल होगा। तो इसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमेट होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाई सेल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखा था। आइए उसे बनाते हैं। बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन में भी दो लेयर होगा। अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलेंगे, बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोलेंगे। तो ये वाली लेयर हो गया एक्साइन, अंदर वाली जो लेयर है वो इंटाइन है। जहां पे एक्साइन अब्सेंट होता है, जहां पे एक्साइन अब्सेंट होता है उस जगह को जर्म पोर या पॉलन पोर कहते हैं। तो ये हो गया जर्म पोर या पॉलन पोर, जर्म पोर या इसी का दूसरा नाम पॉलन पोर, और इसी से पॉलन ट्यूब बनता है। ठीक। अब बच्चा, हमने कल पढ़ा था कि इसमें एक सेल जो होगा वो वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा, और ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। साइटोप्लाज्म दोनों में ही होंगे। ठीक। ऊपर वाले को हम लोगों ने लिखा था, इस वाले को वेजिटेटिव सेल, अच्छा वेजिटेटिव सेल के अंदर ये वाला न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा। उसी तरह नीचे वाले सेल को हम बोलेंगे जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। ये बाई सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है बच्चा, ये जो जर्म पोर होता है, आपको पता है कि जर्म पोर या इसी का दूसरा नाम होता है पॉलन पोर। इसी जर्म पोर या पॉलन पोर से पॉलन ट्यूब बनता है। अब इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से होगा, तो जहां जर्म पोर या पॉलन पोर प्रेजेंट होगा। ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर बच्चा इसमें कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये अंदर वाली लेयर इंटाइन, ये जो बाहर निकला हुआ है इसी को बोलते हैं पॉलन पोर, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब किससे बनता है, तो इसी जर्म पोर या पॉलन पोर से ही पॉलन ट्यूब बनता है। ठीक। बाहर एक्साइन इस तरीके से होगी ही होगी, ये रहा एक्साइन। अच्छा, दो न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस था हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक था जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये सेल कुछ अब इस तरीके से हो जाएगी।
बाकी साइटोप्लाज्म दोनों में होंगे। तो ये वाला कहलाएगा वेजिटेटिव सेल अभी भी, और ये वाला कहलाएगा जनरेटिव सेल। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस से ही बनते हैं दो मेल गैमेट। ठीक। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस अपना शेप चेंज करके बनाता है ट्यूब न्यूक्लियस। यानी कि अगर ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है तो ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, इससे दो मेल गैमेट बनेंगे, और ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये चेंज हो जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस में। यानी अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इस पॉलन ट्यूब का लेंथ कुछ और बढ़ जाएगा। ये रहा आपका पॉलन ट्यूब। ये वाली अभी भी इंटाइन ही कहलाएगी। इसके बाहर एग्जाइम, ठीक। अब बच्चा होता क्या है, ऊपर वाला हमने वेजिटेटिव सेल बनाया था, तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा ये अपना शेप चेंज करके ट्यूब न्यूक्लियस बना लेगा। ठीक। यानी अब ये बन गया ट्यूब न्यूक्लियस। आपको बस इतना याद रखना है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस से बनता है। अभी भी ये वेजिटेटिव सेल ही कहलाएगा, ये ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल ही कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल। ठीक। और जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट बन जाते हैं। तो इधर दो मेल गैमेट बन जाएंगे, तो ये कहलाएंगे आपके दो मेल गैमेट। ये दो मेल गैमेट बन गए। अभी भी ये वाला सेल जनरेटिव सेल ही कहलाएगा। यानी अगर इस वाले सेल का मुझे नाम लिखना हो तो ये जनरेटिव सेल ही कहलाएगा। ठीक। बाकी साइटोप्लाज्म दोनों में ही होंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्म होंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्म होंगे। ठीक। अब बच्चा इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हमें अरेंज करना रहता है। क्या अरेंज करना रहता है वो अभी हम देखेंगे। हमें क्या करना है, सेम इसी को बनाना है। यानी ये इंटाइन, ये पॉलन ट्यूब, इसके बाहर ये एग्जाइम, अब बच्चा होता क्या है, हमें पता है कि एक हमें ट्यूब न्यूक्लियस दिख रहा है और दो मेल गैमेट दिख रहे हैं, ये अरेंज होंगे। इस पॉलन ट्यूब में सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक। ट्यूब न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद इस ट्यूब न्यूक्लियस के ऊपर दो मेल गैमेट मिलेंगे, तो ये दो क्या होंगे, दो मेल गैमेट होंगे। ठीक।
तो जब भी आगे चल के हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहाँ पे? तो स्टिग्मा पे। तो वो जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, या तो वो बाइसेल स्टेज में होगा या तो ट्राइसेल स्टेज में होगा। ठीक। अच्छा, तो अगर बाइसेल स्टेज में पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है तो वहां पे भी वो जाके ट्राइसेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, या डायरेक्ट एंथर से जो पॉलिन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा पे वो ट्राइसेल स्टेज में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमें ये याद रखना है कि 60% एंजियोस्पर्म के केस में पॉलिन ग्रेन बाइसेल होता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म के केस में पॉलिन ग्रेन ट्राइसेल होता है। ठीक। ट्राइसेल में मैंने आपको बताया कि एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमेट होते हैं। देखो, ट्राइसेल में एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमेट होते हैं। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही बनाता है ट्यूब न्यूक्लियस, और जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट बनते हैं। इसके अलावा बच्चा आपको यहाँ पे थोड़ी कुछ बातों को और याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं लिख देता हूँ सर। आपको बस नोट करके दो पॉइंट याद करना है। पहला, कि जो वेजिटेटिव सेल होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है, ये वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, इसमें क्रोमैटिन कम होता है, तो लेस ऑफ क्रोमैटिन होता है, लेस ऑफ क्रोमैटिन। उसी तरह से जो जनरेटिव सेल होता है, इस जनरेटिव सेल में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। आप कहीं भी देख लो, वेजिटेटिव सेल हमने लार्ज बनाया था, जनरेटिव सेल स्मॉल। वेजिटेटिव सेल लार्ज बनाया था, जनरेटिव सेल स्मॉल। तो ये स्मॉल होता है जनरेटिव सेल, ऊपर से डेंस शेप होता है, स्मॉल होता है, डेंस होता है, या इसी को कभी कभी लेंस शेप बोलते हैं, लेंस की तरह है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल में लेस ऑफ क्रोमैटिन होता है, तो जनरेटिव सेल में क्या होगा, मोर ऑफ क्रोमैटिन होगा, मोर ऑफ क्रोमैटिन। इसी के साथ साथ हमारा मेल गैमेटोफाइट यानी एंडोसियम कंप्लीट हुआ। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। हमें ये याद होना चाहिए कि स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो ट्राइसेल स्टेज में या तो बाइसेल स्टेज में। बाइसेल में स्टेज में गया तो वो भी कन्वर्ट किस में होगा, ट्राइसेल स्टेज में। ठीक, ओके। अब बच्चा हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट यानी एंडोसियम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म होते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, गाइनोशियम। अब आप मेरे से पढ़ चुके हो कि गाइनोशियम जो कि कई सारे कार्पेल या पिस्टिल से मिलकर बना होता है। तो ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन बोलो या ग्रुप ऑफ बोल दो, ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। अच्छा, अब आप पढ़ चुके हो कि कार्पेल या पिस्टिल किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे, तो कार्पेल वर्ड यूज करो, या किसी ने पूछा पिस्टिल क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है ऑफ गाइनोशियम। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है। अच्छा, इस कार्पेल या पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, लास्ट वन इज ओवरी। तो ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बच्चा हम क्या करेंगे, हमें कुछ कार्पेल या पिस्टिल के डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे पिस्टिल ऑफ चाइना रूस हो गया, पिस्टिल ऑफ पपावर हो गया, पिस्टिल ऑफ माइसीलिया हो गया, इन्हें हमें देखकर पहचानने में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोलो, बात देखिए मैं कार्पेल वर्ड यूज करता हूँ। कार्पेल ऑफ चाइना रोज। अच्छा, चाइना रोज का ही दूसरा नाम है हिबिस्कस रोजा।
साइनेंसिस। ठीक। अब इसका पिस्टिल कैसे होता है बच्चा, देखते हैं। ठीक, ये होता है कार्पेल ऑफ चाइना रोज। इसमें सबसे ऊपर ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट कहलाता है स्टाइल, और ये वाला पार्ट कहलाता है ओवरी। ठीक, उसी तरह दूसरा हमें कार्पेल ऑफ पपावर। पपावर का मतलब होता है अफीम। इसका कैसे होता है बच्चा, आइए देखते हैं। इसमें ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बच्चा आपका स्टाइल कहलाता है, सॉरी स्टिग्मा, और ये बीच वाला स्ट्रक्चर ओवरी कहलाता है। उसी तरीके से आपको लास्ट स्ट्रक्चर याद होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में है, कार्पेल या पिस्टिल ऑफ माइचेलिया। ठीक है बच्चा। तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्पेल ऑफ माइचेलिया का, आपको देख के पहचान में आना चाहिए। कार्पेल या पिस्टिल ऑफ पपावर, पपावर का मतलब अफीम होता है, इसमें स्टिग्मा ऊपर होता है, ओवरी बीच में होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा पिस्टिल ऑफ चाइना रोस याद होना चाहिए, इसमें ऊपर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको सीरीज वाइज मिले, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कुछ प्लांट्स में। ठीक है, ओके। अब बच्चा, जैसे मैंने आपको कार्पेल या पिस्टिल ऑफ चाइना रोज बताया, मैंने क्या बताया आपको, कार्पेल या पिस्टिल ऑफ चाइना रोज। इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऊपर हमें स्टिग्मा मिलेगा, इसमें हमने देखा था कि ऊपर स्टिग्मा मिलेगा, बीच में स्टाइल और लास्ट में ओवरी मिलेगा। हम क्या करेंगे, इस ओवरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमें क्या याद रखना होगा कि ओवरी के अंदर, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ। जैसे ये स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन स्टाइल है, और ये वाला पोर्शन ओवरी है। हमें क्या याद रखना है कि ओवरी के अंदर
ओब्यूल मिलता है और इस ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक मिलता है। एम्ब्रियो नहीं मिलता, एम्ब्रियो सैक मिलता है। ठीक, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए बच्चा, मैंने यहाँ पे ओवरी बनाया, ये क्या है, ये ओवरी है। तो ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, ये ओवरी की वॉल कहलाएगी। इसे मैं ओवरी वॉल लिख सकता हूँ, ओवरी वॉल बोलो, या इसी को मैं ओवेरियन वॉल लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा, इस ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओब्यूल। तो सपोज कीजिए कि मैंने ये ओब्यूल बना दिया, तो इस ओवरी के अंदर ये रहा ओब्यूल। ठीक, अब बच्चा इस ओब्यूल के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पे प्लेसेंटा है, यहाँ पे कहीं पे प्लेसेंटा है। और इस प्लेसेंटा में इस ओब्यूल के बीच में एक कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को या इस लाइन को ही बोलते हैं फ्यूनिकुलर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि एनिमल्स के केस में प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है। प्लेसेंटा का मतलब एनिमल्स के केस में होता है कि ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स में प्लेसेंटा का क्या मतलब होता है, क्या ये भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्लांट्स के केस में प्लेसेंटा का मतलब होता है कि इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल किस तरीके से अटैच है, इसी चीज को प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन इन प्लांट बोलते हैं। मैं लिखता हूं, प्लेसेंटेशन या प्लेसेंटा क्या मतलब होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट कॉमा प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन is the attachment of ovule inside ovary। यही होता है प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन। प्लांट्स के केस में प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल किस तरीके से अटैच है, उसी चीज को प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन बोलते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एनिमल्स के केस में होता है। ठीक है, तो जैसे प्लांट में प्लेसेंटेशन में आप लोगों ने बेसल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल किस तरीके से अटैच है, इसी चीज को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चा हम क्या करेंगे, ओवरी के अंदर हमें पता है ओव्यूल मिलेगा, और इस ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओव्यूल एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, ओके। अब बच्चा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अच्छा, वहां पे पॉलिन सैक को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा था, यहाँ पे ओब्यूल को हम लोगों ने मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो आप ओब्यूल बोलो या मेगा स्पोरेंजिया बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओब्यूल मिलता है और इस ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक मिलता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल। अगर हम ओब्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें अंदर एम्ब्रियो सैक दिखाना होगा। तो आइए सबसे पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
बच्चा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। मैं इधर लेबलिंग कर देता हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 7 सेल्ड होता है प्लस 8 न्यूक्लियाई या 8 न्यूक्लियस होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड होता है प्लस 8 न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। हमने क्या बोला, हम बोल रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक बोले। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल मिलेंगे और 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, कैसे बच्चा, आइए देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे। एंटीपोडल सेल। अच्छा, इस एंटीपोडल सेल का जो प्लॉइडी होता है वो होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के लिए एन लिख सकते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो सैक का भी अगर आपसे कभी भी प्लॉइडी पूछा जाए तो हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है। अच्छा, एंटीपोडल सेल, इधर नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड मिलते हैं, तो 3 एंटीपोडल सेल हो गए और 2 सिनर्जिड हो गए। 2 सिनर्जिड मिलते हैं या केवल सिनर्जिड ही लिखते हैं। ठीक। अच्छा, ये सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होते हैं। इस सिनर्जिड के अंदर बच्चा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या काम होता है ये हम आगे देखेंगे। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है। अब बच्चा होता क्या है कि बीच में सेंट्रल सेल मिलता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। अच्छा बच्चा, इस सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्यों होता है अभी हम देखेंगे। एक्चुअली होता है क्या है, इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। हर एक न्यूक्लियस को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। मैंने बोला ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। हर एक न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी एक ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, एक ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया। ठीक। जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी फ्यूज होके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तब इस न्यूक्लियस को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, हालांकि पोलर न्यूक्लियाई जितने भी होंगे वो हैप्लॉयड ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी होता है वो 2n होता है। मैंने बोला कि इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। हर एक न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कब कहेंगे, जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए होंगे। जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूज होकर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस वजह से सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी होता है डिप्लॉयड होता है। ठीक। उसके बाद बच्चा यहाँ पे एक और सेल होता है, उसका नाम होता है एग सेल। तो यानी ये रहा एग सेल। एग सेल भी हैप्लॉयड होता है। ठीक। तो हमने पढ़ा कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है कि इसमें 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, देखो 7 सेल कैसे हुए, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जी, 3 2 5, एक सेल 6 और एक सेंट्रल सेल 7, तो टोटल 7 सेल हो गए। 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, 3 एंटीपोडल के, 2 सिनर्जिट के 5, एक सेल का 6 और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं तो 8 हो गए हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि इस सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
तो ये एक्चुअली ये जो हम लोगों ने बनाया ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाहर जो लेयर होती है, ये जो स्ट्रक्चर बताया मैंने बच्चा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूसेलस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूसेलस। हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, न्यूसेलस के केस में दो प्लांट के नाम हमें याद होने चाहिए। एक तो ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर, दूसरा बीट रूट। ब्लैक पीपर और बीट रूट के केस में जो न्यूसेलस होता है, यही न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेरिस्पर्म में। बाकी सारे प्लांट के केस में जो न्यूसेलस होता है वो डीजनरेट हो जाता है, लेकिन ब्लैक पीपर और बीट रूट के केस में जो न्यूसेलस होता है, यही न्यूसेलस कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। हम आगे देखेंगे पेरिस्पर्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूसेलस हो गया, ठीक। अब होता है क्या बच्चा, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंटेगमेंट की लेयर होती है, दो होती है। तो बाहर वाली को हम आउटर इंटेगमेंट कहेंगे, अंदर वाली को इनर इंटेगमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए दो इंटेगमेंट की लेयर भी होते हैं। एक ये इंटेगमेंट हो गया, सेम यहीं से एक और इंटेगमेंट होगा। अच्छा बच्चा, ये अंदर वाली इंटेगमेंट है तो इसे बोलेंगे इनर इंटेगमेंट। इनका काम प्रोटेक्शन से होता है। और ये बाहर वाली इंटेगमेंट है तो इसे बोलेंगे आउटर इंटेगमेंट, ठीक। तो एक इनर इंटेगमेंट हो गया, एक आउटर इंटेगमेंट हो गया। ये जो बाहर निकला होता है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को बच्चा बोलते हैं फ्यूनिकुलस, ठीक। और यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है, इसे बोलते हैं हाइलम, ठीक। अब बच्चा हमें क्या याद करना है कि अगर ये न्यूसेलस वाला साइड है तो ये वाला साइड कौन सा कहलाएगा, ये वाला साइड कहलाएगा माइक्रोपाइल। तो एक माइक्रोपाइलर साइड होता है, एक न्यूसेलस होता है। हमें क्या याद करना है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एंटीपोडल सेल कुछ बुक्स में नीचे होते हैं, सिनर्जिड ऊपर होता है। ये क्या खेल होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जिधर एंटीपोडल सेल होगा उधर ही आपका न्यूसेलस मिलेगा, ठीक। जिधर एंटीपोडल सेल होगा उधर ही आपका न्यूसेलस मिलेगा। अगर मैंने एंटीपोडल सेल इधर बनाया होता तो न्यूसेलस मुझे इधर दिखाना होता और ये माइक्रोफाइल फ्यूनिकुलस ये सारी चीजें ऊपर चल जाती। तो इसका ट्रिक सिंपल सा है, इसका ट्रिक सिंपल सा है। हमें क्या याद करना है इसके ट्रिक में, हमें ट्रिक में याद करना है एसी, जो घरों में लगा होता है। ए का मतलब एंटीपोडल सेल, जिधर एंटीपोडल सेल होगा उधर ही चलाजा कहलाएगा। तो एक माइक्रोफाइल साइड होगा, जिधर एंटीपोडल सेल होगा इधर ही क्या कहलाएगा, चलाजा। यानी ये वाला साइड चलाजा कहलाएगा, ये वाला साइड माइक्रोफाइल कहलाएगा, ठीक। हमने कैसे याद किया, एसी से याद किया। ए का मतलब एंटीपोडल सेल, जिधर एंटीपोडल सेल होगा उस साइड को हम बोलेंगे चलाजा, ठीक। और उसके अपोजिट वाला हम बना लेंगे, ठीक है, ओके। अब बच्चा हमको कुछ पॉइंट्स इसमें याद करना पड़ेगा। पॉइंट्स क्या है
पहला पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट्स इधर लिख देता हूँ, ये जो हमने एम्ब्रियो सैक बनाया, ये वाला पॉइंट एम्ब्रियो सैक, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो सैक जो देखा गया था वो पॉलीगोनम प्लांट में देखा गया था। तो एम्ब्रियो सैक फर्स्ट टाइम सीन इन पॉलीगोनम प्लांट, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, एक सेल, ये रहा एक सेल और सिनर्जिट, एक सेल प्लस सिनर्जिट को मिला के बोला जाता है एग अपरेटस। अगर आपसे किसी ने पूछा कि एग अपरेटस क्या होता है, तो एक सेल प्लस सिनर्जिट, हाँ इसमें एक सेल होगा और दो सिनर्जिट होगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चा होता क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें पता है कि नॉर्मली दो इंटेगमेंट मिलते हैं, एक इनर इंटेगमेंट मिलता है, एक आउटर इंटेगमेंट मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कैस्टर हो गया, लीची के केस में क्या होता है, एक थर्ड इंटेगमेंट लेयर भी मिलता है, ठीक है। तो हमें याद करना है क्या, इन केस ऑफ कैस्टर एंड लीची प्लांट, इन केस ऑफ कैस्टर एंड लीची प्लांट क्या होता है भाई, देयर आर थर्ड इंटेगमेंट लेयर आर प्रेजेंट। बच्चा मैंने बोला कि कैस्टर और लीची के केस में थर्ड इंटेगमेंट लेयर प्रेजेंट होता है, उसी के साथ हमें याद करना है यहाँ पे कि द थर्ड इंटेगमेंट लेयर ऑफ लीची प्लांट, द थर्ड इंटेगमेंट लेयर ऑफ लीची प्लांट इज एरिल। ठीक, हमने बोला कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थर्ड इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है, एक इनर इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है और एक आउटर इंटेगमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन कैस्टर और लीची प्लांट के केस में थर्ड इंटेगमेंट लेयर भी देखने को मिलेगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, और लीची प्लांट में जो थर्ड इंटेगमेंट होता है उस थर्ड इंटेगमेंट का नाम होता है एरिल। द थर्ड इंटेगमेंट लेयर ऑफ लीची प्लांट इज एरिल। ठीक है बच्चा, हो गया।